हाय फ्रेंड्स, आई एम परमवीर एंड वेलकम टू द भारत गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आपको पता है, केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरीन। आज का टॉपिक है हमारा सब एलिमिनेशन रिएक्शन। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो जो ये चैप्टर है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, इसके हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कर लिया है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अब बारी आई एलिमिनेशन रिएक्शन की। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें की थी हमने SN1 और SN2 रिएक्शन। आज है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो कोई रिएक्शन होती है, आज समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए कोई रिएक्शन होगी कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है। इनसे कोई दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ए और बी, ठीक है। तो क्या होगा, ये दो ग्रुप टूट कर मतलब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बाहर निकल जाएंगे, ए बी बाहर निकल गए, बचा क्या? कार्बन कार्बन बचा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, क्या हुआ देखो, दो बॉन्ड ब्रेक हुए यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये बन गई हमारी एल्कीन। और देखो ये दो बॉन्ड ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद क्या बना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना। ऐसे नहीं, मतलब कुछ तो कोई रिजेंट डाला हुआ इसमें, तो क्या करेंगे? रिजेंट ले लेते हैं। क्या करेंगे? रिजेंट ले लेते हैं। माना ये कार्बन क्या है? अल्फा, ये बीटा एलिमिनेट हो गए। अल्फा कार्बन का एटम एलिमिनेट हो गया और बीटा कार्बन का भी एटम एलिमिनेट हो चुका है। तो क्या होगा? ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, कोई रिएक्शन है हमारे पास, कोई उसमें हम रिजेंट डालते हैं, तो क्या होगा? अल्फा बीटा के जो एटम होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और ये एलिमिनेट होकर क्या बना लेते हैं? एल्कीन बना लेते हैं। क्या होगा? ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मान लो या एल्काइल हैलाइड मान लो। ठीक है, हेलोजन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल्काइल हैलाइड। जब इसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो क्या प्राप्त होगा? ये दो जो स्मॉलर एटम होते हैं, स्मॉलर एटम या ग्रुप होते हैं, ये क्या होगा? उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रिमूव हो जाएंगे और क्या बना लेगा? एल्कीन बना लेते हैं। आइए इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। पहले एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद इसके एग्जाम्पल करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा हमारा इसमें? पहला पॉइंट क्या होगा? देखो स्मॉलर, ये क्या है हमारे? स्मॉलर एटम या ग्रुप्स और एलिमिनेट। क्या होगा? स्मॉलर एटम्स या ग्रुप्स आर एलिमिनेट। क्लियर है? तो क्या हुआ? ये क्या है? स्मॉलर एटम या ग्रुप है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ये है सबसे पहली कंडीशन। दूसरा देखेंगे, नंबर 2 क्या होगा? ये क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। बात चल रही है एल्कीन की, तो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा? देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिख लिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? थर्ड क्या है? देखो थर्ड क्या है? ये है एक रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका?
एडिशन ऑफ एल्कीन का। सही है। देखो अगर हम एल्कीन से हाइड्रोजन मतलब एल्कीन से हाइड्रोकार्बन या एल्काइल हैलाइड बनाए तो क्या होगा, माना इधर से इसका रिवर्स प्रोसेस करा लें हम, इधर से रिएक्शन कराए अगर, तो ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन से रिएक्शन करा रहे हैं कोई दो ग्रुप की ए बी की, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा ये, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, मतलब रिवर्स रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो, या रिवर्स रिएक्शन होती है किसकी, एडिशन ऑफ एल्कीन की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 4। क्या होगा, जब क्या होता है इसमें एक एटम ये जुड़ा है, एक एटम ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये कैसा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड, ये रहे दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, ये बना ला डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होती है, एक पाई होता है। ठीक है, मानिए ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये हुआ पाई बॉन्ड, तो क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड प्लस एक बनेगा पाई बॉन्ड। क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब क्या होगा, देखो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे, दो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, हाई एनर्जी की जरूरत होगी, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी, आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, जब हाई किसी रिएक्शन को कराने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है तो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, जब किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है तो वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कैसी रिएक्शन होगी ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस क्या होगा इसमें, स्पॉन्टेनियस देखो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब जो चेंज हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है इसमें, वो किस पे हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, एट हाई टेम्परेचर। देखो क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, जब इस जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगी, हाई एनर्जी की नीड होती है। हाई एनर्जी मतलब हाई टेम्परेचर की नीड करा, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करानी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ के आए हम, अगर हाई टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रही है तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर वही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसका स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर। अब देखो इसमें होता क्या है, एलिमिनेशन किसका होता है, ये है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दोनों का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, तभी क्या बनता है, एल्कीन बनता है। नंबर 6 क्या होगा, देखो नंबर 6 यहाँ डाल लेते हैं, क्या होगा इसमें, अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होता है इसमें। ठीक है, क्या होगा, अल्फा और बीटा का एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन एक और होता है, अल्फा गामा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अल्फा गामा एलिमिनेशन भी होता है। जैसे देखो कैसा होगा, एक होता है अल्फा और गामा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा गामा का मतलब जो गामा पे कार्बन एटम, जो गामा पे ग्रुप अटैच होगा उसमें क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो कैसे होता है वो कुछ इस प्रकार होगा, ये कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, ग्रुप ये रहा, इस पे एक कार्बन ये रहा, ये कोई ग्रुप जुड़ा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो गया गामा,
अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। अगर इस गामा कार्बन पे कोई क्या होगा, एलिमिनेशन होगा तो क्या कहलाएगा, अल्फा गामा एलिमिनेशन कहलाता है। देखो क्या होगा, जो अल्फा है इस पे ए ग्रुप जुड़ा है, इस पे बी ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, अल्फा का हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर गामा का होगा ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, एक साइक्लिक चेन बन जाएगी ना। क्या होगा, साइक्लिक चेन बन जाएगी। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, चार्ज बचेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या किस प्रकार का बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है अल्फा गामा एलिमिनेशन में। लेकिन ये जो है अल्फा गामा एलिमिनेशन, ये हमारे कुछ सिलेबस से बाहर है, ठीक है, इसलिए इसको हमें स्टडी नहीं करना है। क्लियर है, ये हमें स्टडी नहीं करना है अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो ये हमारे जो पॉइंट है वे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, इनको एक बार नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इक्वेशन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार की होगी वो डिस्कस करेंगे। हो गया, चलो मेरा एक सपना है, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी 3 टाइप्स, ठीक है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। E1 एलिमिनेशन, E1 या ऐसे लिख लो, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1 CB एलिमिनेशन। CB का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड बेस। यह है वन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूल, तो ये क्या होगी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या होगा, 2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन। देखो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर हमने SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो पीछे के लेक्चर में जाके उनको SN1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में दोनों टॉपिक, तो फिर ये बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं E1 रिएक्शन में क्या होता है, E2 क्या होता है और E3 में क्या होता है। देखो क्या होगा, E1 रिएक्शन में कोई 2 बॉन्ड है, ये है हमारा H, ये है X, ठीक है, ये हैलोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है X निगेटिव जो होगा इसको रिमूव कर देता है, X निगेटिव को रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो कैसे, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये हो गया, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर दूसरे स्टेप में होता है H आयन बाहर हो जाता है, माइनस H आयन रिमूव हो जाता है, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। क्लियर है, तो क्या बना, देखो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन गया। जो पहला स्टेप होता है वो होता है RDS, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप। जैसे SN1 रिएक्शन में हुआ था कि पहला स्लो स्टेप होता है, दूसरा फास्ट स्टेप होता है, इसी प्रकार इसमें भी पहला स्लो स्टेप होगा, दूसरा फास्ट स्टेप होगा, और क्या होगा, इसमें पहला स्टेप जो होगा RDS होगा, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। और इसका जो ऑर्डर होता है E1 रिएक्शन का भी क्या होता है, ऑर्डर 1 होता है, और मोलिकुलरिटी भी 1 होती है, ठीक है। हुआ, क्लियर हुआ। देखो इसमें क्या होगा, इसमें तो पहले होता है E1 रिएक्शन जो होती है, सबसे पहले हैलोजन रिमूव होता है, हैलोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होकर क्या बना देगा, एल्कीन बना लेता है, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्कीन बना लेता है, किससे, एल्काइल हैलाइड से। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। आगे देखो, अब सेम ग्रुप ले लेंगे HX। E2 रिएक्शन में क्या होता है, E2 रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन होती है, जैसे कौन सी हुई थी, SN2 रिएक्शन। इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, एक में ही
H भी निकल जाता है और X भी बाहर निकल जाता है। देखो क्या होगा इसमें, माइनस HIN और माइनस X ये बाहर निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, मिल जाती है हमको। ठीक है, आ गया। जो इवन रिएक्शन है इसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हैलोजन रिमूव होता है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब बात आई E2 रिएक्शन की। E2 रिएक्शन इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि इसकी एक स्टेप में ही हैलोजन भी और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाते हैं। अब बात आई E1CB की, मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी इनसे डिफरेंट होती है। इसमें से ये ले लेंगे CCH और X। ठीक है, क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इसमें पहले क्या होगा, इसमें पहले हाइड्रोजन रिलीज होता है, फिर बाद में हैलोजन रिलीज होता है। ये जस्ट E1 की अपोजिट होती है। पहले क्या होगा, देखो इसमें पहले होता है हाइड्रोजन रिलीज, H आयन रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, H आयन रिलीज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, H आयन रिलीज हो जाएगा, क्या बचेगा CX, और क्या बन जाएगा इसके ऊपर, इसके ये बनेगा कार्बेन आयन। ठीक है, वो था कार्बोकटायन बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, कार्बेन आयन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कार्बन की ओर ब्रेक होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, अब क्या होगा, सॉरी हैलोजन ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। अब क्या होगा, इसमें X माइनस रिलीज हो जाएगा, अब C डबल बॉन्ड C, ये बन गया एल्कीन। तो कुल मिला के बात क्या है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है 3 टाइप्स की होती है, E1, E2, E1CB। जो E1 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पहले हैलोजन रिलीज होगा, फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा, उसके बाद बनेगा एल्कीन। ठीक है, जो E2 रिएक्शन होती है E2, इसमें क्या होगा, एक ही प्रोसेस में हाइड्रोजन भी और हैलोजन दोनों रिमूव हो जाते हैं, बनता है एल्कीन। जो E1CB होगा, इसमें पहले प्रोसेस क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, कार्बन आयन बनाएगा, फिर क्या होगा, हैलोजन रिलीज होगा, एल्कीन बना लेगा। ये क्या है, कार्बन आयन, कार्बन आयन। और ये क्या बना था, ये बना था कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, ये भी और ये भी इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट हमने पढ़े थे, इंटरमीडिएट कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। ये मोस्टली जो 97% ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनमें तीनों ये इंटरमीडिएट ही बनते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले E1 रिएक्शन। ठीक है, इसको उतार लो। अब पढ़ेंगे हम E1 रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे E1 रिएक्शन। E1 मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने पहले बताया, इसमें क्या होता है, पहले हैलोजन रिलीज होता है, उसके बाद हाइड्रोजन रिलीज होता है, और क्या प्राप्त होता है, हमें एल्कीन प्राप्त होती है। देखो क्या होगा, इसमें कोई रिएजेंट भी लेना होता है, क्या होता है, कोई, सबसे पहले देखेंगे, चलो रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम रिएक्शन, ये है RCH3, ले लेंगे X। ठीक है, क्या ले लिया हमने, X ले लिया। X लिया तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये
बीटा कार्बन होता है। क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे। हमने क्या बताया था शुरू में ही, जो पहला स्टेप होता है वो एक स्लो स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप होता है तो ये क्या होता है, RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। मतलब क्या है, ये रिएक्शन को रेट को डिटरमाइन करता है। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो रिमूव हो जाता है। क्या होगा इसमें, हैलोजन रिमूव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हैलोजन है ये एक लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। हैलोजन में कौन कौन सी स्पीशीज होती है, मतलब अगर हैलोजन की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन डालें तो इनमें से कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। हमने पिछले लेक्चर में SN1 SN2 रिएक्शन में भी डिस्कस किया था कि कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होता है। देखो कैसे, ऐसे जो ये होगा हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3 हैलोजन की बात करेंगे। इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, सबसे कम क्लोरीन। क्लियर है इतना। और बात करते हैं डिग्री की, बात करेंगे कि कौन डिग्री सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री की माना ये हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री कैसे बनेगा, ये बन गया हमारे पास 3 डिग्री, यहाँ लगा लेंगे Br, और जी ये बन गया 2 डिग्री और जी ये बन गया हमारे पास 1 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे इनमें हाईली रिएक्टिव कौन सा है। जो हाईली रिएक्टिव होगा वो ही लिविंग ग्रुप होता है। हाईली रिएक्टिव जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो 3 डिग्री होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। 2 डिग्री की उससे ज्यादा, 1 डिग्री की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, इन चीज को नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अपने वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या होगा, रफ कर लिया जाए इन्हें। क्या होगा, सबसे पहले हैलोजन रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैलोजन रिमूव हो जाएगा। इसमें से RCH ये रिमूव होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया है। क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन रिमूव होना है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमें, मतलब रिजेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिजेंट चाहिए होता है। देखो अब क्या करेंगे इसमें हम, अब इसका रीअरेंजमेंट कर लेंगे। रीअरेंजमेंट देखो क्या होगा, RCH कार्बोकैटायन CH2H। अगर इसको हम CH3 को CH2H लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो चुका है। अब रीअरेंजमेंट हो गया तो अब इसमें कोई हम बेस डाल लेंगे। बेस कौन सा डालते हैं, बेस डालेंगे वीक बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, वीक बेस ऐड कर देंगे इसमें। वीक बेस कौन कौन से होते हैं, वीक बेस कौन कौन से होते हैं, देखो या तो ले लो मेथिनॉल CH3OH, वाटर ले लो, और ठीक है वीक बेस डालकर वीक बेस ले लेंगे CH3OH, मेथेनॉल ले लो, एथिलोनॉल ले लो या वाटर ले लो। ठीक है, अब इसको हीट कर देंगे। क्या बनेगा, देखो RCH, ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया,
कीन बन गया, और यहाँ क्या होगा, माइनस एच आयन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हो गया, माइनस एच आयन रिमूव हो गया है। क्या बना हमारा, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन चुका है। क्लियर है इतना? देखो ये तो हुआ हमारा। अगर हम इसमें वीक बेस लेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन, मतलब E1 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर क्या करेंगे हम इसमें, अगर इसमें हम कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दे, अगर हम इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दे, क्या होगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी ना। तो क्या होगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई हम न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या लेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे हम CH3OH मेथनॉल। ठीक है, ये ले लिया CH3OH न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब क्या रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, R CHO CH3 और G CH3, ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, ये CH2 है ना, ये बन जाएगा CH2। ये क्या बन गया, देखो OCH3, मतलब न्यूक्लियोफाइल टूटेगा H प्लस CH3O- में, तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है OCH3 यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ये बन जाएगा, ये होगी हमारी SN1 रिएक्शन। ठीक है, और ये हो रही है कंप्लीट E1 रिएक्शन। क्लियर है, ये हो रही है E1 रिएक्शन, ये हो रही है SN1 रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन में E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दोनों पाई जाती है। अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर लेते हैं तो हमारी SN1 रिएक्शन होती है, और अगर वीक बेस लेते हैं तो क्या होता है, E1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात जो क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन को क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जी, है ना, हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पर। इसे क्या करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर पर हीट करना होता है। तो ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक बेसिक डिफरेंट क्या है, अगर E1 रिएक्शन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वीक बेस लेना पड़ेगा, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मतलब हाई टेम्परेचर ले लिया जाएगा। हाई टेम्परेचर मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोफाइल लिया है हमने, या न्यूक्लियोफाइल लिया है जो एंड, ये होती है SN1 रिएक्शन, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लो टेम्परेचर पर भी कंप्लीट हो जाती है, मतलब 30 या 30 से कम टेम्परेचर पर भी ये हो जाती है। किस पे हो जाएगी ये, लो टेम्परेचर पर भी कंप्लीट हो जाती है, लो टेम्परेचर पर भी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, E1, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया। सबसे पहले क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, इसे बोलते हैं RDS, मतलब क्या होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप। जो पहला स्टेप होता है उसमें हैलोजन निकलता है और फिर ये बनाता है कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर कोई अलग से कोई हाइड्रोजन नहीं लिया गया था, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें रीअरेंजमेंट करना होता है। ये हाइड्रोजन अलग निकाल लिया जाता है CH2H। अब क्या होगा, वीक बेस, इसमें वीक बेस एक ऐड कर देता है जो कैटलिस्ट का कार्य करेगा, ये है मेथेनॉल। क्या करेगा, ये H आयन को इसको बाहर निकाल देगा, बन जाएगा हमारा R डबल बॉन्ड CH2। जो यहाँ तक की प्रक्रिया है ये हमारी E1 रिएक्शन। और इसी में अगर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दे, मेथनॉल को ऐड कर दे, ये टूट जाएगा CH3O- और H प्लस में, क्या होगा RCH-OCH3CH2, ये हो जाएगी SN1 रिएक्शन। ठीक है, आया, चलो आगे चलते हैं, दूसरा करेंगे, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, देखो एक एक स्टेप डिस्कस कर लेंगे E1 रिएक्शन के। क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 क्या होगा,
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था ना जब हैलोजन को निकालते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, मतलब पॉजिटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। पहला स्टेप है। और ये क्या होगा, पहला स्टेप एक स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। इसी को क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं इसी को, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो इसी में रीअरेंजमेंट हो जाता है। फिर क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे देखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जो हमारी A1 रिएक्शन होती है, इसका कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। या देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 रिएक्शन, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है जो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी E1 रिएक्शन होती है, ठीक है। जितनी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की उतनी ही अच्छी E1 रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हमने बात पहले कर ली थी कि जो 3 डिग्री होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 3 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री की कम होती है और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। देखो 3 डिग्री, ये होगा 3 डिग्री, ठीक है। आगे ये होगा 2 डिग्री, यहाँ पे ब्रोमीन लगा लेंगे। फिर और ये होगा हमारा 1 डिग्री ब्रोमीन, ठीक है। जो 3 डिग्री होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और रिएक्टिविटी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसकी 2 डिग्री उससे कम होती है, 1 डिग्री की उससे कम होती है। चलो आगे चलते हैं, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट को। पॉइंट नंबर सेकंड, देखो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन में ही हम या तो न्यूक्लियोफाइल डालेंगे या वीक बेस डालते हैं। उससे क्या होगा, अगर वीक बेस डालते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे E1 रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो क्या होगा, कोई कार्बोकैटायन है, इसमें यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है E1 रिएक्शन और एक SN1 रिएक्शन। अगर हम क्या डालते हैं, वीक बेस ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वीक बेस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अगर वीक बेस ऐड कर देंगे तो क्या होगी, E1 रिएक्शन होगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं तो क्या होती है, SN1 रिएक्शन होती है। अब इसके क्या, जो E1 रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इसको लेके क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। कंपेयर करें इससे SN1 रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं। ये क्या होती है, E1 रिएक्शन जो होगी एंडोथर्मिक होगी। ये क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो SN1 रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसको लो टेम्परेचर की आवश्यकता नीड होती है। क्लियर है, ठीक है। या क्या होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। ये एक्सोथर्मिक होती है, इसे लो टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। इसे क्या होगा, हाई टेम्परेचर कितना होगा, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिएक्शन हो रही है तो E1 रिएक्शन होगी, और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो रही है तो क्या होगी, हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब
2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, क्या होगा आगे, क्या होता है इसमें। जो इवन रिएक्शन होती है वो क्या करती है, आरडीएस इवन रिएक्शन की जो होगी ये करती है रेट डिटरमाइन स्टेप होता है इसमें। कौन सा स्टेप होता है, पहला स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। और क्या होता है इसका, मोलिकुलरिटी क्या होती है, 1 होती है, मतलब ये यूनिमोलिकुलर होते हैं, यूनिमोलिकुलर होते हैं। ऑर्डर क्या होता है इसका, ऑर्डर भी 1 होता है, ठीक है। क्या होती है, इवन रिएक्शन आरडीएस रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, यूनिमोलिकुलर होती है, ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। और जो इसका रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे। किस पे डिपेंड करेगा रेट इसका, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। जैसे के आर सी एच एक्स सी एच 3, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है ना, जो पहला स्टेप होता है उसी पे रेट डिपेंड करता है। जो इसका रेट होगा वो किसी भी मतलब जो बेस होगी बेस की कंसंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। जो बेसिक कंसंट्रेशन होती है उसको ये अनअफेक्टेड रखता है, मतलब जो हम बेस ले रहे हैं उसको डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो उसके रेट को कोई भी अफेक्टेड ये नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। अब तक कितने हुए हमारे, 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 4, इसमें क्या लेते हैं हम, इवन रिएक्शन के लिए वीक बेस को यूज करते हैं हम। क्या होता है, वीक बेस। वीक बेस कौन से होते हैं, देखो वीक बेस होता है हमारा मिथाइल अल्कोहल मतलब मेथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। क्या होगा, एमईओएच, एमई मतलब मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, ईटी इथाइल अल्कोहल, और क्या लेते हैं H2O लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक नेचर में वीक बेस होते हैं। इफ अगर हम इसमें क्या होगा, देखो वीक बेस लेंगे तो क्या होती है, रिएक्शन इवन रिएक्शन होती है। अगर मतलब हमारे दिमाग में चल रहा है अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी और उसमें हम वेट मतलब इसका जो इवन रिएक्शन है इसे कंप्लीट होने का वेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, इफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो क्या होगा, हम वेट नहीं कर पाएंगे, विल नॉट वेट फॉर रिमूवल ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो क्या होगा, हैलोजन का रिमूव का वेट नहीं हो पाएगा। आगे नंबर 5, हमने कल सोलवेंट पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सोलवेंट के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, 2 टाइप्स पढ़े थे, पोलर सोलवेंट एक नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है। जो पोलर पढ़े थे, पोलर में भी 2 टाइप्स थे, एक पोलर प्रोटिक एक पोलर एप्रोटिक। तो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है वो इवन रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। कौन से, पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज किए जाते हैं इसमें, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट कौन से होते हैं, जो H आयन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो H आयन को रिलीज कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है, MeOH ATOH H2O, ये क्या करेंगे सब H आयन को रिलीज कर देते हैं। अब बात करते हैं लीविंग ग्रुप की, नंबर 6 लीविंग ग्रुप। जिस भी स्टूडेंट्स के ये जो हमने पॉइंट डिस्कस करे अब तक 6 के 6 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट चल रहा है,
जिसके 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे उसकी E1 रिएक्शन एलिमिनेशन की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप मैटर करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जो आयोडाइड होगा, कुछ भी ले लेंगे, एल्काइल आयोडाइड, ये जो होगा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसके बाद RBr, इसके बाद RCl। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। यही इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, यही इनका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक है, चलो अब एग्जांपल लेते हैं। चलो कोई रिएक्शन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH Br CH3। स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे स्टेप में हैलोजन का रिमूव होता है। ठीक है, क्या होगा, हैलोजन रिमूव हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसके मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। ये करेंगे हम, इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबको मैकेनिज्म चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले में जो ब्रोमीन है वो रिमूव हो जाएगी, क्या बना लेगी, कार्बोकैटायन बना लेगी। CH3 CH कार्बोकैटायन और CH3, ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन गया है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट करना होगा हमें। क्या होगा, रीअरेंजमेंट कर देंगे। क्या कर लेंगे हम, रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट कर देंगे। रीअरेंजमेंट क्या होगा, देखो इसको CH3 या चलो छोड़ो यहाँ कर देंगे। ये है हमारे पास CH3 CH कार्बोकैटायन, इसको लिख लेंगे CH2H लिख लेंगे। ठीक है, क्या होगा, अब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH। देखो अब क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो ये हो गया ना। ये हाइड्रोजन कहाँ, ये जो डबल बॉन्ड आया कहाँ से आता है, हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है। ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये क्या बन गया हमारा, एल्कीन। मतलब जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, ये हो गई हमारी E1 रिएक्शन कंप्लीट। अब इसी में क्या होता है, फ्री रेडिकल से जब फ्री रेडिकल बन जाता है तो क्या होता है, SN1 रिएक्शन भी होती है। यहाँ से क्या करना होता है हमें, जो हम रिजेंट डाल रहे हैं उसको चेंज करना होता है। क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, क्या जो SN1 रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पर होगी तो ले लेंगे हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ले लेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेंगे। और क्या होगा, ले लेंगे MEOH, मतलब मेथिनॉल ले लेंगे। सीधे ले लेते हैं CH3OH। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो CH3O- और प्लस H प्लस में होगा। क्लियर है, अब क्या होगा, देखो ये CH3O+ इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CHO CH3 और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, CH3 बन जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, ये है हमारे SN1 रिएक्शन। क्लियर है, तो एक ही रिएक्शन से क्या बना हमारा, E1 रिएक्शन भी बन गया और SN1 रिएक्शन भी बन गया। अगर हम इसे डायरेक्ट कर दें तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, और अगर इसके पूरे प्रोसेस दिखाएं तो ये इसका मैकेनिज्म होता है E1 रिएक्शन का। ठीक है, कोई सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल करते हैं।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, CH3 CH2 CH Br CH3। चलो कराते हैं, ये हो जाएगा डायरेक्ट। क्या कर लेंगे, पहले इसका मैकेनिज्म कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होता है, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बना लेगा, CH3 CH2 CH कार्बोकैटायन, और ये बन जाएगा CH3। सेकंड स्टेप क्या होता है, रीअरेंजमेंट करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो बात ये है, ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, क्या करना, अल्फा का तो रीअरेंजमेंट, अल्फा तो एलिमिनेट हो गया, अब बीटा को एलिमिनेट करना है हमें, इसको करेंगे या इसको करेंगे। ठीक है, दोनों करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे होएंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, दोनों को करके देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेंगे, फिर एक बार इसको देख लेंगे। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहले इसका कर लिया हमने, अब इसका कर लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो इस वाले कार्बन का हुआ, अब हुआ इस कार्बन का एलिमिनेट। अब बात ये आती है, दोनों हो रहे हैं, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो जो हम स्टेबिलिटी देखते हैं वो किससे देखते हैं, वो देखते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन एटम से। किससे देखेंगे, वो देखते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन एटम से। देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम देखते कैसे हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो पहला कार्बन अटैच होता है, इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके क्या हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। ये कौन से है, ये है हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए इसमें, 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। कितने हो गए, सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, 3 इसमें है, तो कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये होगा हमारा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है ये वाला, और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर माइनर पढ़ते हैं ना, वो इसी प्रकार प्राप्त होता है, ये हुआ मेजर प्रोडक्ट। ये लगभग 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और माइनर का होता है 20%। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा 80%, माइनर प्रोडक्ट बनेगा 20%। अब इसको मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो कैसे, एक तो होगा हमारा C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H और H, एक तो ये बनेगी, एक बना लेगा, ये बना लेगा ये C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H और H। देखो हमने क्या पढ़ा था, सिंस सिस और ट्रांस पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना 11th क्लास में कि सिस फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है। देखो इसमें देखो, जो मिथाइल मिथाइल सामने आ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने आ रहे हैं, तो जिसमें आमने सामने आ रहे हो तो क्या होगा, उनमें जो अट्रैक्शन होता है 0 हो जाता है, तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें ये पास पास आ रहे हैं तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होगी, ये तो हो जाएगी हमारी सिस फॉर्म, सिस, और ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। जिसमें ग्रुप आमने सामने आ रहे हो वो हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांसफॉर्म होती है वही मेजर फॉर्म होती है, वही क्या होती है, मेजर फॉर्म होती है। जो सिस फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी वो होती है माइनर फॉर्म, ये हो जाएगी माइनर फॉर्म। जिसमें ग्रुप आमने सामने होंगे वो होगी मेजर फॉर्म, और जिसमें ग्रुप आमने सामने ना होंगे, एक एक साइड में सेम होंगे, वो क्या होगी हमारी सिस फॉर्म होती है। ठीक है, और देखो एक बात कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एक थे साइंटिस्ट सेट, जब 11th क्लास में पढ़ा था
सेट-जेब रूल, ठीक है, सेट-जेब रूल। इन्होंने ये बताया था जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और जिसके पास कम होते हैं वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है। तो सेट-जेब रूल क्या है, जिसके पास मोर हाइड्रोजन वो मोर स्टेबल, ठीक है, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। इन्होंने बताया था मोर अल्फा हाइड्रोजन तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर स्टेबल, ठीक है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, मोर स्टेबल होता है। ये कौन बताता है, सेट-जेब रूल बताता है, ठीक है। और देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेट-जेब रूल। सेट-जेब रूल मतलब जो क्या बताता है, मेजर प्रोडक्ट बताता है वो क्या होगा, सेट-जेब रूल। और जो माइनर प्रोडक्ट बताता है वो बताता है होफमैन रूल, होफमैन रूल। तो यहाँ से ध्यान रखना, जो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो मोर स्टेबल होगा और वही क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये बताया था सेट-जेब रूल ने। जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है, ये बताया था होफमैन रूल ने। क्लियर है, इन दोनों रूल को याद रखना। जिस प्रकार क्या किया हमने, मार्कोनिकॉफ रूल किया, पेरोक्साइड इफेक्ट किया, ठीक है, उसी प्रकार क्या हो गया, सेट-जेब रूल हो गया, होफमैन रूल हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारी E1 रिएक्शन है लगभग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। इससे आगे हम जो E1 रिएक्शन है इससे आगे कल डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।